कांवड़ मार्ग पर आने वाली दुकानों के लिए योगी सरकार का फरमान आया। हर दुकान के आगे दुकानदार का नाम चस्पा करने का, लेकिन इसकी आड़ में अजीबोगरीब सा मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर काम करने वाले शफकत अली और वकार को छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने खुद ऐसा कोई फरमान जारी किया है कि कांवड़ मार्ग पर हिंदू होटल में मुस्लिम लोग काम नहीं कर पाएंगे। एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां पंक्चर की दुकान पर भी पुलिस वाले नेम प्लेट चस्पा करवा रहे हैं। तो क्या अब लोग पंक्चर भी नाम देखकर ही ठीक करवाएंगे? प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम लड़के नहीं रहने। पुलिस वाले आए थे, भाई लिस्ट लगा लो, चारों को हटा दिया। हाँ जी। सरकार के फरमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर के साक्षी ढाबे में पुलिस दुकान और दुकानदार का नाम चेक किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने वहाँ काम करने वाले लोगों के नाम पूछे और वकार और शफकत समेत 4 लोगों को हटाने को कह दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दावा है इस ढाबे के मालिक लोकेश भारती। उन्होंने कहा क्या ना भाई प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ना भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे जी। चारों को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? होले होंगे 6-7 दिन। उनके नाम क्या है? एक तो है जी मुंशी जी बोल रहे हैं उन्हें। हाँ। एक शफकत अली है। हाँ। काजियान का। शफकत अली। हाँ जी। एक वो है वकार है जी, ये क्या नाम है जो इससे महसूरी कॉलोनी है उसका है। और एक लड़का बिहार से है, वो भी मुस्लिम है। हाँ जी। क्या काम करते थे यहाँ खाना वाना बनाने का? हाँ 2 कारीगर थे, एक चाय का था, एक अंदर और इसमें था कैंटीन में अंदर। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित इस ढाबे पर 4 मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे। होटल मालिक का दावा है कि वो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उनके ढाबे पर कुछ पुलिसकर्मी आए और 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। कौन से लोग थे जो आए थे जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम लड़के नहीं काम करते? भाई इस बारे में तो नहीं कह सकता। आने से आए थे कहाँ से? ये मुझे ये पता, पुलिस थी जी। हाँ, ऊपर से आदेश ऐसे ही है। सरकार का आदेश था दुकान के आगे नेम प्लेट लटकाने का, लेकिन यहाँ तो नाम की वजह से नौकरी ही चली गई। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने साक्षी ढाबे पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी किस बिनाह पर की? क्या पुलिस को हिंदू ढाबों पर काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का कोई सरकारी आदेश दिया गया है? सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर सावन के महीने में इन मुस्लिम युवकों का घर चलेगा कैसे? गलत है ये कहना मैं भाई वे 8-10 दिन या 15 दिन घर बैठेंगे तो उनके खाने का व्यवस्था कैसे होगी? यदि मजदूरी नहीं करेंगे तो ये दुख की बात है। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने ढाबों और खाने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, लेकिन मुजफ्फरनगर की पुलिस मानो 2 कदम आगे। ढाबे से मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के साथ साथ अब पंचर की दुकान पर भी ये नेम प्लेट लटकाने में जुट गए। क्या नाम है आपका? सलीम। किस चीज की दुकान है? साइकिलों की। तो ये आपने लिख के लगाया सलीम टायर पंचर, आपके पास कौन आया था ये लिख के लगा हुआ है? पुलिस वाले आए थे। कब आए थे? कल आए थे। क्या बोला? भाई लिस्ट लगा लो बस, और क्या बोलते। खाने की दुकान पर नेम प्लेट लगाने का फरमान कहीं न कहीं तब आया जब ये खुलासा हुआ कि कुछ मुस्लिम ढाबा मालिकों ने ढाबे का हिंदू नाम रखा है। ऐसे में कांवड़ियों की आस्था का सवाल था, लेकिन पंचर की दुकान पर नेम प्लेट लगाने की पुलिस या कार्रवाई समझ से परे। सवाल उठता है कि क्या अब लोग साइकिल मोटरसाइकिल का पंचर भी नाम देखकर लगवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अकबर नगर नहीं सौमित्र वन कहना पड़ेगा। जी हां, बात लखनऊ की हो रही है, जहां कुछ दिन पहले तक बुलडोजर की गरज थी, वहां अब फिर से सृजन हो रहा है। अवैध निर्माण के जमींदोज मलबे पर लक्ष्मण जी का वन बन रहा है, तो दूसरी तरफ एसपी अकबरपुर के विस्थापितों की घर वापसी में जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट। अकबर नगर का अवैध निर्माण जमींदोज हो चुका है और आज इस खंडहर पर खुद सीएम योगी ने विकास का बीज बो दिया। विकास के साथ साथ विरासत के तार भी जोड़े जा रहे हैं।
कल तक ये इलाका अकबर नगर के नाम से जाना जाता था। अब ये इलाका सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा, जो भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी का ही दूसरा नाम। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। मान्यता है कि अवध के राजा श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को गोमती नदी के किनारे का ये पूरा क्षेत्र भेंट में दिया था। लक्ष्मण जी ने इससे अपने नाम के आधार पर लक्ष्मणपुरी का नाम दिया और इस नगर को बसाया था। बाद में उन्हीं के नाम के अपभ्रंश के तौर पर लखनऊ कहा गया और कई बार इस लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाए, इस बात की भी मांग उठ चुकी है। सीएम योगी ने सौमित्र वन की घोषणा कर लखनऊ और लक्ष्मण जी के तार फिर से जोड़ दिए। दरअसल पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान के तहत सीएम योगी ने आज लखनऊ के अकबर नगर में पीपल और बरगद का पेड़ लगा। अतिक्रमण हटाकर समतल हुई 25 एकड़ जमीन पर करीब 10,000 पेड़ पौधे लगाकर कुकरैल नदी को पुराने अस्तित्व में लौटाने और सौमित्र वन को विकसित करने का शंखनाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पेड़ लगाया और जो आप देख पा रहे हैं ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्लांटेशन किया है। हरी शंकरी पेड़ है जो उन्होंने यहाँ पे लगाया है और इसी के साथ लोगों को मैसेज देने का काम भी किया है। ये वही अकबर नगर है जहाँ पर कुछ महीने पहले तक अवैध अतिक्रमण था जिसको हटाया गया, उसके बाद अब इसके सौंदर्यीकरण का जो काम है वो किया जा रहा है। 9 दिन चली बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अकबर नगर में अतिक्रमण को ढा दिया गया था और अब महज 1 महीने में सीएम योगी ने पौधारोपण करके संदेश भी दे दिया है कि उनकी छवि भले ही बुलडोजर बाबा की बन गई हो, लेकिन वो अवैध निर्माण को गिराने और विकास कार्यों को रफ्तार देने में कोई फर्क नहीं करते। हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहाँ पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। अकबर नगर में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बसंत कुंज में विस्थापित किया गया है। जब सीएम योगी पौधारोपण कर रहे थे तो सपा नेता विस्थापितों को वापस अकबर नगर लाने की मुहिम तेज कर रहे थे। जो अकबर नगर तोड़ा गया, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया और यहाँ जो मकान दिए गए हैं, मकानों की छत चू रही है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। दरअसल सरकार की योजना कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करना, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद अकबर नगर में बुलडोजर चला था और अब इस इलाके में बुलडोजर का मलबा नहीं, हरे भरे पेड़ पौधों की छांव नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिली और इसके बाद इनका मकसद है कि कैसे भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और इसी कोशिश में सभी जीते हुए 37 सांसदों के लिए मुंबई में स्वागत समारोह भी रखा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसी दरमियान पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मिशन साधते हुए उत्साह में कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद हो गया। नानी याद दिलाने जैसी धमकियां तक दे डाली। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे बयान से जीतेंगे जहान? एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे तो नानी याद आ जाएगी। मतलब होम मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और किसको नानी याद दिला देंगे अबू आजमी साहब? आखिर इनके बयान के मायने क्या हैं? क्या अबू आजमी बहक गए या फिर इन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया? एक बार मुझे बना दो होम मिनिस्टर यार। एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे तो नानी याद आ जाएगी। एक बार, और कोनो बात ना, खाली यही लिए बस। लेकिन अगर अबू आजमी के जुबानी इंकलाब पर तसल्ली बख्श कान लगाए जाएं, तो लगता है कि अबू आजमी साहब पूरी सोची समझी स्क्रिप्ट के साथ समाजवादी समर्थकों के सामने आए थे, क्योंकि नानी याद दिलाने वाले बयान से पहले उन्होंने एक और विवादित जुबानी बम फोड़ा था। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं।
देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यार से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह। ये कौन सी भाषा है और इसके दम पर महाराष्ट्र में जीत की अभिलाषा है? माना कि अबू आजमी जब भी बोलते हैं जहर बुझे जुबानी तीर चलाते रहे, लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने मुंबई की फिजाओं में जहरीले जुबानी बोल उछाले, क्या संसदीय परंपरा में ऐसे बयान जायज माने जा सकते हैं? और तो और उस जलसे और कार्यक्रम में अबू आजमी ने यह बयान दिया जहां समाजवादी पार्टी के 37 सांसद मौजूद थे, लेकिन किसी भी समाजवादी सांसद ने यह नहीं सोचा कि संसदीय लोगों के सामने अबू आजमी को ऐसे असंसदीय बयान नहीं देने चाहिए, बल्कि उल्टा वहां बैठे लोग इस पर तालियां पीट रहे थे। अब बीजेपी अबू आजमी के बयान पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है, कह रही है अबू आजमी आजम खान की कमी खलने नहीं दे रहे। अबू आसिम आजमी, आप दाऊद इब्राहिम के गुर्गे बनकर बम कांड के अभियुक्तों की वकालत करो। नागरिकों की सुरक्षा में करना आता है, जहां तक दूसरों के लिए कुत्ता बिल्ली शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपको भी लोग जो है इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे। अबू आसिम आजमी तो पहले ही कुख्यात हैं भड़काऊ बयान देने के लिए, और आजकल आजम खान जेल में है, तो आजम खान की पूर्ति कौन करे, इसके लिए समाजवादी पार्टी में होड़ रहती है। सवाल ये उठता है, क्या यूपी में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अति आत्मविश्वास की डगर पर बहक गए? और सवाल ये भी उठता है कि क्या एकता की बात करने वाले अखिलेश यादव अबू आजमी के इस बयान पर उनको नसीहत की घुट्टी पिलाएंगे, या फिर नसीहतें और शिक्षा सिर्फ दूसरों के लिए ही होती है और उनका खुद पर लागू होने या करने से कोई सरोकार नहीं? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। उनका वहां पर बड़ा सम्मान है, लेकिन उनके ज्यादातर बयान विवादों को जन्म देते रहे। आपको हम उनके कुछ बयान दिखाते हैं, जरा उनको आप ध्यान से देखिएगा। सीए के खिलाफ अध्यादेश लाया जाना चाहिए, ये कहा अबू आजमी ने। यह भी कहा कि मजहब के मुताबिक वंदे मातरम नहीं बोल सकता हूं। यह भी कहा कि महिलाओं के पर्दा ना करने से सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। यह भी कहा कि आरएसएस वीएचपी मुस्लिमों के खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं। अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान सवार हो सकता है, ये कह चुके हैं अबू आजमी। छेड़छाड़ की वजह लड़कियों के तंग और छोटे कपड़े हैं, यह भी कहा। कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा मरे हैं और पंडित कम मरे, यह भी कहा। अब सोचिए, एक जिम्मेदार नेता के इस तरह के बयान की आखिर उम्मीद क्या उनसे की जा सकती? आप ये खुद तय कीजिएगा। और अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां अगले साल महाकुंभ होने वाला है। वहां से संतों के घमासान की एक बड़ी खबर आई है। संतों ने ही संतों के खिलाफ ही मुकदमा कर दिया है, यानी महाकुंभ से पहले संतों में महाभारत छिड़ गई है। खास बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज के कीड़गंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोई। अर्थात जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, जैसे हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान भाव रखकर दोनों का भला करते हैं। लेकिन प्रयागराज में इससे उलट महाकुंभ से ठीक पहले संतों में ही महाभारत छिड़ गई। बिल्कुल निराधार है, झूठ है, फरेब है। इस महाभारत के पक्ष में भी संत हैं और विपक्ष में भी संत हैं। यानी कहें तो महाकुंभ से पहले संतों की ही महाभारत छिड़ गई है। जांच में सब साक्ष्य सामने आ जाएंगे, क्या सच है क्या झूठ है। सोचिए, एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ से पहले संतों का महासम्मेलन चल रहा है ताकि महाकुंभ के महाआयोजन को सफल बनाया जा सके, और दूसरी तरफ उसी के बीच संतों ने ही संतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ये एफआईआर हुई है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के 4 संतों पर, जिनके नाम हैं मुख्य महंत दुर्गादास, मुकामी महंत व्यास मुनि, हरिद्वार के मुकामी महंत गोविंद दास और महंत प्रेमदास समेत कई दूसरे संत। अब सवाल उठता है कि संतों पर आखिर किस बात की एफआईआर हुई और ये एफआईआर कराई किसने? तो महंत दुर्गादास और उनके साथियों पर एफआईआर
पहले इसी अखाड़े में रहने वाले संत अग्रदास और उनके साथियों ने कराई है। अग्रदास का आरोप है कि महंत दुर्गादास और उनके साथियों ने नियमों के विपरीत अखाड़ा पदों पर कब्जा किया, उन्हें फर्जी तरीके से अखाड़े के पद से हटाया गया, उनके साथ मारपीट गाली गलौज की गई। अखाड़े की चल संपत्ति को हथियाने की कोशिश हो रही है और इसका विरोध करने पर उन्हें यानी अग्रदास को धमकाया जा रहा है, कोर्ट में पैरवी करने से भी रोका जा रहा है। हालांकि अग्रदास के आरोपों को श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के मुख्य महंत यानी दुर्गादास सिरे से नकार रहे हैं। उनका दावा है कि सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ रचना कर करके कोर्ट न्यायालय जाने की है, जो हमें अखाड़ा है जो नहीं देता है मान्य कि आप किसी तरह का वाद विवाद हो उसके लिए कोर्ट पे नहीं जाना है, उसकी भी अवहेलना करते हुए कोर्ट गए और वहाँ से है जो कुछ रचना का आधार पे यह है जो आज का जो समाचार है बिल्कुल निराधार झूठ है। महंत दुर्गादास और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले अग्रदास और उनके 3 दूसरे साथियों को 2 मई 2023 को अखाड़े से निकाला जा चुका है। उन पर भी अखाड़े की संपत्ति से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। उसके बाद अखाड़ा पंच परमेश्वर की बैठक में उनके निकाले जाने का ऐलान हुआ था। अब महंत दुर्गादास कह रहे हैं कि वो फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य देंगे। हमें छवि धूमिल हो रही है, उसके लिए भी पंच परमेश्वर और समाज बैठ करके उस पर भी विचार करके है जो मान हानि भी किया जा सकता है। सवाल ये है आखिर सच क्या है, संतों की लड़ाई की क्या है सच्चाई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह संत समाज को आडंबर रहित सांसारिक मायामोह से विरक्त माना जाता है, उस विचार पर ऐसी खबरें बड़े प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ से पहले संतों का संग्राम छिड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एनजीटी की रिपोर्ट में प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। जी न्यूज ने गंगा पर एनजीटी की टिप्पणी का रियलिटी चेक किया है। क्या है हकीकत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में पाप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है गंगा किनारे कुंभ स्नान। पाप और पुण्य की इसी पहेली को सुलझाने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंचते हैं और इसी कड़ी में अगले साल की शुरुआत में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने वाला है, जहां कल कल बहती मोक्षदायिनी करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक गंगा में डुबकी लगाकर हर आस्थावान मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर पहुंचता है। लेकिन कुंभ मेले के करीब 6 महीने पहले एनजीटी की जो रिपोर्ट आई वो श्रद्धालुओं के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। एनजीटी ने कहा है गंगा में स्नान से सावधान, गंगा में आचमन से सावधान। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को कोट करते हुए एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा के हालात को कुछ इस तरह बयान किया है। प्रयागराज में गंगा का पानी पीने और आचमन योग्य नहीं रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में कुल 81 नालों के जरिए 289.97 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज निकलता है। 178.31 MLD सीवेज ही मौजूदा 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज नेटवर्क के जरिए पहुंचता है। 128.28 MLD सीवेज का उपचार नहीं किया जा रहा है, ये सीधे गंगा और यमुना नदी में बहाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। गंगा के इस हाल पर साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की है। महाकुंभ में लाखों के लाखों लोग आएंगे और गंगा यमुना में स्नान करेंगे, तो यदि इस प्रकार के जल वहाँ का है तो बहुत दुखद है और शर्मनाक है। सरकार को चाहिए इसका तत्काल उसकी सफाइया करावे। एनजीटी की इस टिप्पणी के बाद जी न्यूज भी संगम नगरी पहुंचा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का रियलिटी चेक किया। प्रयागराज में गंगा का पानी कितना निर्मल और अविरल है उसे अपनी आंखों से देख लीजिए। यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जल है, गंदगी का किस तरीके का अंबार है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझे कि ये संगम नोज का इलाका है
और यहाँ का जो जल है पूरी तरीके से मटमैला है और गंदगी का ये जो अंबार है, शायद यही वजह है कि एनजीटी को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो इस कदर बड़ा है कि यहाँ पर जो जल है, जो श्रद्धालु स्नानार्थी आते हैं उनके पीने लायक नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। सीएम योगी आज खुद प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन जिस गंगा में मोक्ष प्राप्ति के लिए साधु संत और श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, उस पर एनजीटी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा जा रहा है संगम तेरी गंगा महामैली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गंगा की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है वो भी जरा देख लीजिए। नमामि गंगे मिशन का बजट कितना है और ये सब कुछ हम करोड़ में आपको दिखा रहे हैं। 2014 से 2015 में 171 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2015-16 में 602 करोड़, 2016-17 में 1058 करोड़, 2017-18 में राशि बढ़ गई 1580 करोड़, फिर और बढ़ गई 2018-19 में 2590 करोड़, फिर 2019 और 20 में 2297 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2020-21 के बीच 1340 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2021-22 में 1882 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 22-23 में यह बजट था 2216 करोड़। 2023-24 यानी पिछली साल 1280 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका कुल टोटल आप निकालेंगे तो 15,000 करोड़ से ज्यादा बैठेगा। इतना पैसा खर्च हो गया, बावजूद इसके एनजीटी की रिपोर्ट ये बता रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आगरा पुलिस का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस 2 आरोपियों का पीछा कर रही है। कुछ पुलिसकर्मी आरोपियों को रोकते हैं, इसके बाद उनके सामान की जांच करते हैं। इन युवकों के पास से नशीला पदार्थ बरामद होता है। किराए पर रहते हैं नेपाली। सर ये फोन मिला है। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद सर। मोहम्मद शाहिद। इत्तेफाक की बात यह है कि पुलिस का कैमरा ऑन था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक उसी वक्त पुलिस का कैमरा कैसे ऑन हो गया जब राह चलते पुलिस ने इन युवकों पर रेड की। आपको बता दें कि यह मामला आगरा के ताजगंज पुलिस थाने का है, जहां पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई में नेपाल से तस्करी कर आगरा लाई गई 20 किलो चरस पकड़ी गई है। जगह कौन सी? रक्सौल। ठीक। अब आगे से करोगे? जिंदगी में पिछली बार एक कट्टी लाए थे। इसको तुम्हारा हम लाए थे पिछली बार। शर्मा जी इससे पहले भी यूपी पुलिस के लाइव रेड के कुछ वीडियो सामने आ चुके हैं और दरअसल भारतीय न्याय संहिता में अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में वीडियो भी कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इसलिए बीएनएस लागू होने के बाद यूपी पुलिस अरेस्ट का वीडियो बनाती है। नेपाल पार कैसे करते हो इंडिया? नेपाल से आते कैसे हो इंडिया? नेपाल से 220-810 निकला नदी पार करके। और आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की डाइट की, उनके खाने की। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। एलजी की तरफ से आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसा भोजन कर रहे हैं जिससे उनका वजन घटे, उनकी तबीयत खराब हो जाए। तो इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और केजरीवाल के जीवन के साथ सियासत के आरोप लगा रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में उनकी डाइट पर सियासी फाइट शुरू हो गई। दिल्ली में डाइट वाली फाइट की स्क्रिप्ट पुरानी है, कहानी भी पुरानी है और किरदार भी पुराने हैं, सिर्फ टाइमिंग नहीं है। और यहां भी मामला आप वर्सेस एलजी का हो गया। ये मामला उठा कहां से? उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का शीर्षक तो केजरीवाल की सेहत पर चिंता थी, लेकिन अंदर लिखी बातों ने सियासी बम फोड़ दिया। लेटर का लबोलवाब कुछ इस तरह से है: अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं। कम कैलोरी से वजन लगातार गिर रहा है। 6 जून से 13 जुलाई तक उन्होंने प्रॉपर डाइट नहीं ली। केजरीवाल डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे। एलजी ऑफिस की तरफ से लिखी चिट्ठी तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई।
जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, अब आरोपों के तीर से वार हुआ तो आम आदमी पार्टी ने एलजी के बयान पर उसी तरह से पलटवार किया। बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उनको पता है कि जितने लंबे समय वो जेल में रहेंगे उतना ज़्यादा उनका स्वास्थ्य खराब होता रहेगा। तो मैं एलजी साहब से यही निवेदन करूंगी कि किसी के स्वास्थ्य पर इस प्रकार की टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देगा। लेकिन वार पलटवार सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि इसकी पहुंच अब हरियाणा तक है। सीएम केजरीवाल की पत्नी हरियाणा में आज चुनावी कैंपेन लॉन्च कर चुकी हैं और बीजेपी इन्हीं तस्वीरों पर निशाना साधकर सुनीता केजरीवाल को नसीहत दे रही है कि 2 महीने पहले सहयोगी रही कांग्रेस भी आईना दिखाने से नहीं चूक रही। सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें, क्योंकि केजरीवाल साहब को जेल में सुनीता भाभी द्वारा भेजा गया हर रोज भोजन खाने को मिलता है। तो भोजन पर पौष्टिकता लाएं, ना कि बयानबाजी करें। जब दिल्ली में तिहाड़ जेल पूरा का पूरा आपके प्रशासन में आता है, आपके अधीन आता है, तो आप किसी और पर षड्यंत्र कैसे मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, ये मुझे समझ में आया। ये पहली बार नहीं जब केजरीवाल की डाइट पर सियासी फाइट हो। इससे पहले ईडी ने अप्रैल में राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी तरह के आरोप लगाए थे। ईडी का दावा था कि दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल की सेहत को लेकर भी चंद दिनों पहले आरोपों के बम चलाए जा चुके हैं और एक बार फिर जमानत की जंग के बीच केजरीवाल की डाइट पर जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और केजरीवाल जब से सलाखों के पीछे गए हैं तब से ही उनके वजन पर पॉलिटिकल वॉर होता आया है। तो कभी डाइट पर सियासी फाइट होती है। अब आपको बताते हैं कि कब कब जेल या हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने की बात कही गई। 13 जुलाई को आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल कोमा में जाने वाले हैं। यह दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। इससे पहले 26 जून को पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल गिर गया था, डाउन हो गया था। 27 मई को आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल का कीटोन लेवल हाई हो गया है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का डर जताया गया है। 3 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिर गया है। इस पर जेल प्रशासन ने उसी वक्त सफाई दी थी कि ऐसा नहीं है, केवल 2 किलो वजन गिरा है। 27 मार्च को ईडी हिरासत में शुगर लेवल 46 तक गिरा था। अब इसी पर दिल्ली के एलजी ने आरोप लगा दिया कि कहीं केजरीवाल जानबूझकर लो कैलोरी वाली डाइट तो नहीं ले रहे हैं। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बीते 3 महीनों से जम्मू इलाके में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है और अब वक्त आ गया है कि इन घटनाओं में शहादत देने वाले हमारे शूरवीरों का बदला लिया जाए। जम्मू में जिस तरह सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की हलचल बढ़ी है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब घाटी में आतंक के खात्मे का फुल एंड फाइनल प्लान तैयार कर लिया गया है। बस इंतजार है एक आदेश का, जिसके बाद हमारे शूरवीर दहशतगर्दों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। इन तस्वीरों को देखकर सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के हाथ पांव फूल रहे होंगे। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर में फिर से सर उठा रहे आतंक को माकूल जवाब देने की। ये ट्रायल है घाटी में फिर से पनप रहे आतंकवाद के पक्के इलाज की। बीते कुछ महीनों से जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो पैरा एसएफ के 500 से अधिक कमांडो को जम्मू इलाके में भेजा गया है। इतना ही नहीं, केवल जम्मू क्षेत्र में 3 से 4 हजार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। एक तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू में आतंकवाद को लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय सेना प्रमुख, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी शामिल हुए।
जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेज़ी से ऑपरेशन चला रही हैं, पर कहाँ कमी आ रही है और क्या और करने की ज़रूरत है, क्या स्ट्रेटजिक मूव्स और यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, उन सबको यहाँ पर देखा जाएगा। कई बड़ी महत्वपूर्ण जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि आतंकी लगातार इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी तरह से आतंकियों की कोशिश है कि कहीं ना कहीं हमले कर कर जम्मू को यहाँ पर डिस्टेबलाइज किया जाए, जम्मू को यहाँ पर पूरी तरह से हिलाया जा सके। पर आतंकियों की जो साजिश है कभी भी कामयाब नहीं होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। अब ऐसे सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसके बाद आतंक के खिलाफ बड़े कार्रवाई की डिमांड हो रही है। जिस तरह से जम्मू इलाके में पैरा एसएफ कमांडोज की तैनाती हुई है, उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब अगर आतंकी पूरे इलाके में किसी भी तरह का दुस्साहस करते हैं तो हिंद के ये शूरवीर उन पर काल बनकर टूटेंगे। इतना ही नहीं, जम्मू इलाके में छिपे आतंकियों के सफाई को लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल 1998 से 2003 के बीच लश्कर और जैश के आतंकियों ने जम्मू के सूरनकोट के हिलकाका में अपना बेस बना लिया था और सैकड़ों की संख्या में आतंकी इस जगह से ऑपरेट करते थे। सेना ने 21 अप्रैल को ऑपरेशन सर्वविनाश शुरू किया, जो कि 10 दिन के बाद 1 मई 2003 को खत्म हुआ। जब जंगल में ऑपरेशन शुरू किया गया तो ये अनुमान था कि तकरीबन 100 आतंकी हिलकाका में छिपे होंगे। पूरे ऑपरेशन में 65 आतंकियों को मार गिराया गया था और 60 से ज्यादा हाई आउट को बर्बाद किया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की मदद ली गई थी और एक बार फिर से एयरफोर्स का एविएशन कोर भी ऐसे ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अगर आंख दिखाई तो वहां से इवैक्यूएट करने के लिए जवान घायल होंगे, उन्हें इवैक्यूएट करने के साथ साथ तोपखाना पहुंचाने और वहां आतंकियों की और पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं वहां पर अगर युद्ध होता है तो वहां पर मिसाइल से हमला करने के लिए पूरी तरह से ये कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। मतलब साफ है कि तैयारी पूरी है, बस तारीख का इंतजार है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सिर उठाने की कोशिश में लगे आतंकी संगठन का पक्का इलाज कर दिया जाएगा। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको पैरा एसएफ कमांडोज के कुछ बड़े ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से भारत ने हराया था, एसएफ कमांडोज महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया गया एक सफल ऑपरेशन था। इससे पहले 1987 में ऑपरेशन पवन, जो एलटीटी के खिलाफ श्रीलंका में चलाया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। 1999 का करगिल वॉर, आपको याद होगा, इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की थी, वो भी ऑपरेशन था और उसमें भी इन कमांडोज की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसमें पीओके में घुसकर आतंकियों के कई अड्डों को तबाह किया गया था। तो एक तरफ आतंकियों के साथ पाकिस्तान पूरी ताकत से जुटा हुआ है, तो वहीं उसके लिए खुद ही आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब जरा देखिए, 1947 के बाद से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की इमेज आतंक को पनाह देने वाले मुल्क की रही है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां का पूरा सिस्टम वहां की आवाम के लिए नहीं बल्कि आतंक के हुक्मरानों के लिए काम करता है। और अब यही आतंकवाद जिन्ना लैंड के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जो पाकिस्तान अब तक आतंकवाद को पालता आया है, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारी में है। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। किस स्कूल में, किस अस्पताल में, किस पब्लिक बस में कहां बम रखा है, कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान में पैनिक मचा है और वजह है एक ऑडियो क्लिप। मसूद ने पाकिस्तान को धुआं धुआं करने की मानो कसम खा ली है। यही वजह है कि अब उसने पूरे पाकिस्तान के लिए बारूदी प्लान बनाया है। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की एक बातचीत को इंटरसेप्ट किया है और इस दौरान जब यह क्लिप सामने आई तो मानो भूचाल आ गया। टीटीपी के खूंखार कमांडर
नूर वली मसूद ने इस ऑडियो क्लिप में आतंकियों को ऑर्डर दिया है, जिससे समझ आता है कि तालिबान के टारगेट पर क्या क्या चीजें हैं। स्कूलों पर हमला, अस्पतालों पर हमला, सेना पुलिस अफसरों के घर पर हमला, सेना के अहम ठिकानों पर हमला, ISI अधिकारियों पर हमला, जजों के घरों पर हमला, नेताओं के घरों पर हमला। कुल मिलाकर तहरीके तालिबान के टारगेट पर पूरा का पूरा पाकिस्तान है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। आतंकियों के इस ऑडियो के सामने आने के बाद से पूरे पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से कई बार तहरीके तालिबान का आतंक देख चुका है। तहरीके तालिबान यानी TTP वही आतंकी संगठन जिसने 14 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के एक आर्मी स्कूल पर हमला कर 132 बच्चों समेत 149 लोगों की जान ले ली थी, और अब एक बार फिर से TTP कमांडर स्कूल, अस्पताल और पुलिस वालों के घरों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार TTP के पास करीब 6000 आतंकी हैं, जो रिहायशी इलाके, स्कूल, अस्पताल, आर्मी कैंप पर हमला करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। इतना ही नहीं, ये सभी आतंकी छोटे हथियार से लेकर टैंक तक ऑपरेट करना जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बन्नो इलाके में लोगों का आक्रोश चरम पर है। ये वही इलाका है जहां तहरीके तालिबान सबसे अधिक सक्रिय है। आतंकवाद से परेशान पाकिस्तान के लोग लगातार इस इलाके में सेना और सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अपने खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलाबारी की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक आतंकवादी ने विस्फोटक से भरे वाहन से हमला किया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की 2 मंजिला इमारतों में से एक पर कब्जा कर लिया था और गोलाबारी कर रहा था। 24 घंटे तक चले ऑपरेशन में 8 सैनिक मारे गए और 10 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऐसे में आतंकी नूर वली मसूद के लीक ऑडियो से साफ है कि इस इलाके में अभी आतंकी गतिविधियों में और इजाफा होगा, जिसकी सजा खैबर पख्तून इलाके में रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।